Assalamualaikum students, how are you? I am Muhammad Umar Nizamani and once again I am before you, and you know that in first video we started a session in which we solved the MCQs of chemistry 2013 and 14 paper, and now we will solve 6th MCQs and onward all the MCQs of this particular paper. So without wasting any time, let's start question number 6. The rate of diffusion between helium and sulfur dioxide is 2 by 1, 4 by 1, 3 by 2 और 8 by 1. अब इस क्वेश्चन का मकसद क्या है कि जो हीलियम है और सल्फर डाइऑक्साइड है उन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है, यानी कि अगर हम हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड को एक ही कंडीशंस के अंदर डिफ्यूज़ करें तो सबसे पहले कौन डिफ्यूज़ होगी और कितनी स्पीड से डिफ्यूज़ होगी. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक गैस लॉस के अंदर हमारे बुक के चैप्टर नंबर 2 में एक लॉ दिया गया है जो है ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन. उस लॉ के तहत जो है हम यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब वो लॉ कहता क्या है, उस लॉ के मुताबिक R1 upon R2 is equal to under root of M2 upon M1. अब इसमें R1 कहता है रेडियस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन गैस, R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अनदर गैस, M2 मींस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और M1 यानी हीलियम. लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इसमें M2 हो तो लाजमी नहीं ये हो, लेकिन इसमें जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसको हम ऊपर रखेंगे और जिसका कम होगा उसको नीचे रखेंगे. तो इस कंडीशन में R1 बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास SO2 का होगा 64 और हीलियम का होगा ओनली 4, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 2 है और एटॉमिक नंबर 2 है और मास 4 है. R1 बाय R2. अब हम इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे. 64 का स्क्वायर रूट होगा 8 और 4 का होगा 2. अब 4 बाय 1, R1 बाय R2 इज इक्वल टू 4 बाय 1. यहाँ हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो होगा क्या 4 बाय 1. अगर हम एक ही कंडीशन में दोनों गैसेस को डिफ्यूज़ करें तो जो हीलियम हमारा होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड से 4 टाइम ज़्यादा स्पीड से जो है एनवायरनमेंट में डिफ्यूज़ होगा. तो ये था MCQ नंबर 6. नाउ लेट्स कम टू 7. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट STP ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, यानी कि जो भी गैसेज होती है उनका अगर हम इक्वल वॉल्यूम उठाएं और STP पे उठाएं तो वो कितना जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे. A 11.2 dm3, B 22.4 dm3, C 5.6 dm3 एंड D 44.8 dm3. तो इसका आंसर होगा 22.4 dm3. अब ये किस तरह से सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा जनरल गैस इक्वेशन के थ्रू. जब हम जनरल गैस इक्वेशन में प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल वगैरह ये तमाम चीज़ें अगर हम डालेंगे और हम वॉल्यूम को लेफ्ट पे रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22.4, जो कि dm3 जो है उसका यूनिट होगा. 8th MCQ है कि द एरर व्हिच इज कॉज्ड बाय द डिफेक्ट इन एनालिटिकल मेथड इज नोन एज. अब इसका मतलब है कि वो एरर जो एनालिटिकल मेथड में जो डिफेक्ट की वजह से हो उस एरर को हम क्या कहेंगे. अब एरर के तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे रैंडम एरर हो गए, रिलेटिव एरर, या इसके अलावा सिस्टमेटिक एरर या परसेंट एरर. यानी लेकिन जो एनालिटिकल मेथड के थ्रू जो एरर होती है, यहाँ इसका दूसरा नाम है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स की फॉल्ट की वजह से जो एरर होती है उसको हम कहते हैं क्या, सिस्टमेटिक एरर. इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर. अब 9th MCQ से द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज. अब सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला क्या है. एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो
किसी भी कंपाउंड के सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स को शो करता है। अब बेंजीन का C6H6 तो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि इसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। लेकिन अगर हम 6 को आपस में कैंसिल कर दें तो जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स आएगा वो होगा CH। इसलिए बेंजीन का जो है एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H6। हमारा 10th क्वेश्चन है कि एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट। जो एक्स रेज हमारे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ के रेज होते हैं, उनको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए नील बोहर, ऑप्शन बी लोथर बेयर, ऑप्शन सी रुदरफोर्ड एंड ऑप्शन डी W रंटिंजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी W रंटिंजन। 1795 में रंटिंजन ने क्या किया था? एक्सरेज को डिस्कवर किया था। और इनका नाम एक्सरे इस वजह से रखा क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्स हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो कि अननोन हो। हालांकि ये जो रेस थे ये भी फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए थे और इससे पहले ये अननोन थे, इस वजह से इनका नाम पड़ गया एक्सरेज। 11th क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। अब ये क्वेश्चन उठाया गया है हमारी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 केमिकल काइनेटिक्स से। अब उसमें कहता है कि जो रिएक्शन की स्पीड होती है या जो उसकी वेलोसिटी होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है या किस एनर्जी पे डिपेंड करती है। ऑप्शन ए थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका आंसर होगा एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अब सवाल यह है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ये हैं क्या? क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल तो हमें पता है, ये केमिस्ट्री में भी होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं, लेकिन थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन ये क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब हम इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं। मैं इस तरह से बनाता हूँ कि ये एक हम ग्राफ बनाते हैं। अगर एक कंपाउंड ये है और इसकी यहाँ पे जो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, और सॉरी यहाँ पे इसकी होगी इंटरनल एनर्जी IE यानी इंटरनल एनर्जी, और ये होगी इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी इंटरनल एनर्जी से थ्रेशोल्ड एनर्जी वो होती है कि एनर्जी का वो कम से कम मिकदार जो एक रिएक्शन को प्रोसीड कर सके, क्योंकि यहाँ पे तो वो प्रोसीड नहीं हो सकता था, इसलिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, सॉरी एंडोथर्मिक। अब हम जब इसको हीट देंगे या इसको हम एनर्जी देंगे और जब हमारी एनर्जी यहाँ तक पहुँचेगी तब जाकर जो रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू होगा। लेकिन जो इस एनर्जी का डिफरेंस है इंटरनल एनर्जी से लेकर थ्रेशोल्ड एनर्जी तक, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये डिफरेंस जितना कम होगा रिएक्शन की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन की वेलोसिटी उतनी कम होगी, क्योंकि हमें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब जो कैटलिस्ट होते हैं जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड वगैरह और काफ़ी सारे कैटलिस्ट हैं, वो भी इसी उसूल के तहत काम करते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है रिएक्शन की उसको डिक्रीज कर देते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से ही जो रिएक्शन की वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन में कहता है कि द pH ऑफ ब्लड इज, जो ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसकी pH कितनी होती है? ऑप्शन ए 8.5, ऑप्शन बी 7.3, ऑप्शन सी 5.2 एंड ऑप्शन डी 6.0। तो जो हमारी बॉडी की जो pH होती है वो 7.3 से लेकर 7.4, यानी कि एवरेज pH जो है वो 7.3 होती है। और अगर मैं आपको बता दूं कि ये pH थोड़ी सी भी अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। लेकिन
ये एग्जैक्ट 7.3 मेंटेन कैसे रहती है ये क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारा जो ब्लड है वो एक बफर सॉल्यूशन है, और बफर सॉल्यूशन का काम ही ये होता है कि वो थोड़े से एसिडिक या थोड़ी सी बेसिक जो नेचर हो उसको मेंटेन करके जो पहले थी उसको वैसा ही रखे। और अब हम 12 से आगे जो भी एमसीक्यूज होंगे उसको करेंगे।